अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, माँ कश्चित् दुःख भाग् भवेत्। नमस्कार साथियों, मैं प्रमोद मिश्र। चूँकि आयुर्वेद चिकित्सक हूँ, इस नाते से बार बार प्रश्न आते हैं कि इस कोरोना काल में, इस महामारी में हमें क्या करना चाहिए, हमें इससे कैसे बचना चाहिए। तो देखिए, ये 3 भागों में मैं इसको बांट के देखता हूँ। पहला ये है कि हमें जब तक हम कोरोना से ग्रसित नहीं हुए हैं तब तक हमें क्या करना चाहिए कि हम इस बीमारी से बचे रहें। दूसरा बात है कि जब हम कोरोना से ग्रसित हो जाएं उसके बाद हमें क्या करना चाहिए, हमें क्या सावधानियां रखनी चाहिए। और तीसरी स्थिति है जब हम कोरोना से ठीक हो गए उसके बाद हमें क्या करना चाहिए। तो आज मैं पहला बिंदु लेता हूं कि हमें कोरोना से बचने के लिए क्या क्या सावधानियां रखनी चाहिए। ये बहुत कॉमन प्रश्न है और इस समय सभी के प्रश्न आते हैं इस तरह के। तो देखिए, सरकारी गाइडलाइंस भी है, उसका हमें पालन करना है और वो हमारे लिए ज़रूरी भी है कि हमें जब हम बाहर जाते हैं तो मास्क लगाएं, सैनिटाइज़र से या साबुन से हाथ धोएं, दूसरे से कांटेक्ट कम से कम आएँ। लेकिन हम हमारे परिषद के सदस्य हैं जो सेवा कार्यों में लगे हैं, उन्हें बाहर भी जाना पड़ता है, दूसरे से कांटेक्ट में भी आते हैं। इसके अलावा जो सरकारी कर्मचारी हैं, जो मेडिकल में हैं, पुलिस विभाग में हैं, ऐसे ही कुछ अन्य कार्यों में लगे हैं जिन्हें अपनी ड्यूटी या दायित्व निभाने के लिए जाना पड़ता है। तो देखिए, जो घर में रह रहे हैं हमारे परिवारजन हैं, वो बाहर से अगर कोई सामान आता है तो उसको छूने के बाद हाथ धोएं, उसे अलग रखें। जो सदस्य बाहर से आया है उसे हाथ धोने के लिए कहें, ध्यान रखें कि बाहर से जस्ट आया है तो हाथ धोएं। ये एक कॉमन चीज़ें हैं। अब आयुर्वेदीय दृष्टि से हमें क्या क्या सावधानियां और हम रख सकते हैं, ये सवाल है। तो देखिए, दिन में 2 बार गर्म पानी से गरारे करने चाहिए। 2 बार सुबह एक बार करें और एक बार रात को अवश्य करें। अगर आप सुबह नहीं भी कर पाए तो रात को अवश्य गरारे करके सोएं। जैसे आप ब्रश करते हैं, उसी तरह से आप उस ब्रश के बाद में गरारे कर सकते हैं। इसके लिए आप 1 गिलास गुनगुना पानी लीजिए, उसमें नमक डाल सकते हैं, हल्दी डाल सकते हैं, और यदि आप आयुर्वेदिक दवा इसमें इस्तेमाल करना चाहें तो बाल सुधा टंकण बसन के नाम से बाजार में अवेलेबल है। इसे आप 1 चुटकी डालिए, 1/4 चम्मच हल्दी डालिए और 2 चुटकी नमक डालिए और उससे आप गरारे करें। इसके अलावा आप स्टीम ले सकते हैं। जब भी आप बाहर से आए तो स्टीम लें, या दिन में 2 बार किसी भी समय आप सुविधा अनुसार स्टीम लें। स्टीम के लिए इंस्ट्रूमेंट भी आते हैं, वो नहीं है, कोई बात नहीं है। आप 500 ml, आधा लीटर के आसपास पानी गर्म कीजिए। उसमें यदि आपके पास अमृत धारा है तो 2-4 बूंदे आप अमृत धारा की उसमें डाल लीजिए। उसकी अमृत धारा की 2-4 बूंद डालने के बाद उसकी भाप को आप नाक में अंदर लीजिए, टॉवल से उस बर्तन को ढक लें। किसी भगोने में आपने 500 ml पानी रखा, उसमें 3-4 बूंदे अमृत धारा की डाली, या विक्स वेपोरब डाल सकते हैं। अगर विक्स वेपोरब भी नहीं है तो आप उसमें अजवाइन पीस करके डाल लीजिए। उसकी भाप आप लीजिए, 5 मिनट 10 मिनट तक उसको इनहेल कीजिए, उसे सूंघिए, उसे मुंह से लीजिए। ये एक बात है। अब एक है कि आपको नस्य लेना है। नस्य की प्रक्रिया आप आयुर्वेद चिकित्सक से पूछेंगे, या फिर आप एक ऐसे करेंगे। साधारण घरेलू उपाय है कि आप या तो अणु तेल के नाम से बाजार में आता है, आप 2 बूंद अणु तेल एक नासा छिद्र में डालें, दूसरे को बंद करें और सांस से खींच लें, उसे गले तक आप महसूस करें कि अणु तेल आपके गले तक आ गया है। फिर उस वैसा ही अपोजिट साइड में करें, नाक से। और सुबह भी आप घर से बाहर निकलें या घर में ही रह रहे हैं तब भी एक ये नारियल का तेल, गाय का घी या अणु तेल, ये आप नाक में लगाएं। अणु तेल आपके पास उपलब्ध नहीं हो रहा है तो कोई बात नहीं है, आप इसमें नारियल का तेल, गाय का घी काम में ले सकते हैं। लेने को सरसों का तेल भी काम में ले सकते हैं, लेकिन सरसों के तेल से थोड़ी सी छींकें आ सकती है, किसी को इरिटेशन हो सकता है। तो ये आप ध्यान रखें। तो अपना गरारा करना, स्टीम लेना, और इसके अलावा आपका नस्य।
अब ये आ रहा है कि भी हम क्या करें, काढ़ा भी बहुत तरह के आ रहे हैं, तो यदि आप काढ़ा ले रहे हैं तो किसी चिकित्सक से पूछ के लीजिए। उस चिकित्सक को पता होगा कि इसमें क्या क्या चीज़ें हैं और इसकी प्रकृति कैसी है। क्योंकि जैसे आप यदि पित्तज प्रकृति के हैं और उसमें काली मिर्च वगैरह ज़्यादा है तो आपके शरीर में जलन पैदा कर सकता है। यदि उसमें जायफल वगैरह है और आपके कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है, तो चूँकि कुछ में जायफल आ रहा है तो वो कॉन्स्टिपेशन की वजह से आपके आगे पाइल्स की प्रॉब्लम क्रिएट हो जाएगी। तो अगर आप कोई भी बीमारी से ग्रसित नहीं है तब तो आप हफ्ते में एक बार से ज़्यादा काढ़ा ना लें, एक बार ले सकते हैं, 2 बार ले सकते हैं। अगर आपका चिकित्सक ने आपको रिकमेंड किया है तो आप उस काढ़े को ले सकते हैं, क्योंकि उसको पता है कि क्या मैंने दिया है। इसके अलावा कुछ चीज़ें ऐसी भी है काढ़े में जो हर एक आदमी ले सकता है, जैसे कि गिलोय। अगर आप 4, 5, 6 इंच तक की गिलोय को छोटे टुकड़े करके उसको कूट करके पानी में उबाल लें और उसको छान करके पिएं तो ये आप पी सकते हैं। आप डायबिटिक हैं तब भी, डायबिटिक नहीं है तब भी इसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप 2-4 तुलसी के पत्ते उबाल के ले सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। 1-2 काली मिर्च डाल सकते हैं, 1 लौंग डाल सकते हैं, ये डाल सकते हैं। आप भोजन के बाद में 1 कप या 2 कप गर्म पानी पिएं तो वो भी आपके लिए इस समय अनुकूल रहेगा। आप इसमें सीधा उबला हुआ पानी किसी को टेस्ट की वजह से पसंद नहीं होता, तो ऐसी स्थिति में आप उसमें थोड़ा सा अदरक डाल सकते हैं, आप इलायची डाल सकते हैं, आप अपने टेस्ट के अनुसार कुछ भी उसमें ऐड कर सकते हैं। काढ़ा अगर आप ले रहे हैं तो आप ये देख लें कि आपका उस काढ़े से कोई कॉन्स्टिपेशन, डायरिया या ऐसा कुछ प्रतिकूल प्रभाव तो नहीं हो रहा। अगर ऐसा नहीं हो रहा है तो आप उस काढ़े को ले सकते हैं, अदरवाइज आप हफ्ते में 1 बार तक ही सीमित रखें। और बेहतर होगा किसी आयुर्वेद चिकित्सक से पूछ करके आप काढ़े का सेवन करें। हाँ, आप गिलोय घनवटी ले सकते हैं, च्यवनप्राश खा सकते हैं, ये चीज़ें खा सकते हैं। इम्यूनिटी बढ़ाने के लिए च्यवनप्राश के साथ आप अश्वगंधा चूर्ण का भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या च्यवनप्राश नहीं ले रहे तब भी अश्वगंधा दूध के साथ ले सकते हैं। मात्रा 2 से 3 ग्राम, यानी आधा चम्मच आप अश्वगंधा दूध के साथ में या पानी के साथ में, जैसा भी आपको ठीक लगे, ले सकते हैं। अब बात आती है कि इम्यूनिटी की। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होगी वो वायरस से या तो प्रभावित नहीं होगा, अगर पॉजिटिव भी होगा तो उसे कोई सिम्टम नहीं आएंगे, क्योंकि वायरस तो आते ही रहते हैं। अभी कोरोना है, कभी कोई और वायरस है, कुछ ना कुछ तो चलता ही रहता है। जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग होती है उसे पता भी नहीं चलता, होके निकल जाता है, कोई ऐसी दिक्कत नहीं आती। तो इम्यूनिटी हम स्ट्रांग कैसे करें, इस समय सबसे बड़ा सवाल यही आता है। तो मैं ये कहना चाहूँगा, ये निवेदन करता हूँ कि इम्यूनिटी ऐसी चीज़ नहीं है कि 1 दिन, 2 दिन या 5 दिन में बन जाए। ये जिस तरह से हमारा शरीर मजबूत हम करते हैं तो 1 दिन, 2-5 दिन में नहीं होता। हमें किसी पहलवान से कुश्ती लड़नी है तो हम 2-4 दिन दंड पेल के उसके सामने खड़े नहीं हो सकते, हमें सतत अभ्यास की जरूरत होती है। वैसा ही इम्यूनिटी के साथ है। इम्यूनिटी बनाने के लिए हमें लगातार प्रयास करने होते हैं, और बहुत ज़्यादा कोई प्रयास नहीं है। आयुर्वेद में इसे 3 भागों में बांटा है, या 3 इसके सूत्र दिए हैं, आहार, निद्रा और ब्रह्मचर्य। तो इन तीनों को हम यदि ठीक रखते हैं, या अगर आप और शॉर्ट करें तो आहार और विहार, हमारे आहार और विहार यदि 2 चीज़ें ठीक है तो ठीक है। तो अब आहार में क्या, हमें इम्यूनिटी बनाने के लिए बहुत महंगी चीज़ें खाने की जरूरत है? कतई नहीं। ज़्यादातर इम्यूनिटी बनाने वाली चीज़ें वो कतई महंगी नहीं है। हाँ, इम्यूनिटी को कमज़ोर करने वाली सारी चीज़ें महंगी मिलेगी। जैसे आप पिज़्ज़ा मंगा के खा रहे हैं, बर्गर मंगा रहे हैं, चिप्स खा रहे हैं, आप कुरकुरे बच्चों को ला के दे रहे हैं, तो ये चीज़ें जो इम्यूनिटी को वीक कर रही हैं वो महंगी हैं। आपकी इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें, दाल चावल, घर में बनी हुई सब्जियाँ, जो मौसम की सब्जियाँ हैं, मौसम के फल हैं, ये सब इम्यूनिटी बढ़ाने वाली चीज़ें हैं। तो आप इन्हें आप सेवन करें। ड्राई फ्रूट आप सेवन कर सकते हैं अगर चाहें तो, लेकिन कितना क्या लेना है आहार, और इसमें आप ये अवश्य महत्वपूर्ण वस्तु है। तो महत्वपूर्ण है कि आहार आप 2 या 3 बार ही लें, जो आपको अनुकूल है उतना लें। जैसे कि आप भूख से थोड़ा सा कम खाएं तो वो ज़्यादा बेहतर है, बजाय इसके कि आप ज़्यादा खाना खा लेते हैं और उसके बाद आप कहते हैं अभी आज पेट में डिस्कम्फर्ट हो रहा है। तो ऐसा कतई नहीं करें, आपकी उससे इम्यूनिटी नहीं बढ़ने वाली है। आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है, आप जितना खा के आराम से पचा सकते हैं उससे ही आपकी इम्यूनिटी बढ़ने वाली है। आप यदि सोचते हैं इम्यूनिटी खाने के लिए मैं विटामिन के कैप्सूल खा लेता हूँ, इंजेक्शन खा लेता हूँ, कैप्सूल खा लेता हूँ, तो उस सब चीज़ों का आप यदि बीमार हैं और डॉक्टर ने रिकमेंड किया तो ही उपयोग है। अदरवाइज हमें हमारे आहार से जो विटामिन, मिनरल्स और चीज़ें मिलती है वो ही हमारे शरीर के लिए उपयुक्त होती है। हमारा शरीर उसे एब्जॉर्ब अपनी शरीर की आवश्यकता के अनुसार करता है। हमारे को जितने शरीर की जरूरत है, हमारे शरीर को जिस चीज़ की जरूरत है उतना ही वो एक्सेप्ट करेगा। आहार
से इम्यूनिटी बनाते समय हमें बहुत ज़्यादा आहार नहीं लेना, बल्कि मैं तो उपवास को रिकमेंड करूँगा कि हफ्ते में एक बार या 15 दिन में एक बार हमें उपवास करना चाहिए, जिससे हमारा पाचन तंत्र सही रहे, और पाचन तंत्र ठीक रहेगा तो उसका पाचन भी ठीक से होगा। तो हमें स्वास्थ्यप्रद भोजन करना है। भोजन जो है वो जहाँ हम रह रहे हैं, जिस स्थान में हम पैदा हुए हैं, वहाँ की पैदा होने वाली वनस्पतियाँ, वहाँ का अनाज हमारे लिए ज़्यादा उपयोगी है। उदाहरण के तौर पे राजस्थान में बाजरा पैदा होता है, यहाँ के लोगों को बाजरा सूट करता है, लेकिन यदि केरल का बंदा, कोई केरल का व्यक्ति बाजरा खाता है तो उसे हो सकता है सूट ना करें। तो इसी तरह से सब्जी और फलों की बातें हैं। हाँ, फल हमारे जो हम परंपरागत रूप से खा रहे हैं वो ज़्यादा बढ़िया है, बजाय हम विदेशी फलों की ओर जाएं कि ये ज़्यादा महंगे हैं तो ज़्यादा इम्यूनिटी बनाएगा। ऐसा कतई नहीं है कि ज़्यादा महंगा है तो ज़्यादा इम्यूनिटी बनाएगा, हमारा स्ट्रॉन्ग कर देगा, ऐसा कुछ भी नहीं होने वाला है। जैसा कीवी खा लेते हैं आप, कीवी की ज़रूरत नहीं है, आप पपीता खाइए, आप अगर सीजन अमरूद का है अमरूद खाइए, अगर सीजन आपका केलों का है तो आप केले का सेवन करें। ये सारी चीज़ें जो है वो आपको मौसम के अनुकूल और आपकी भूख के अनुकूल लेना चाहिए। अब इसके बाद आहार के बाद जो दूसरा महत्वपूर्ण है विहार में बहुत सारी चीज़ें आती है, लेकिन सबसे पहले मैं जाऊँगा नींद पर। निद्रा आपकी सम्यक होनी चाहिए। अगर आप ठीक से अच्छी नींद ले रहे हैं 6 घंटे 7 घंटे 8 घंटे आपकी उम्र के अनुसार, तो वो आपकी इम्यूनिटी बनाने के लिए बहुत अच्छा है। आप रात को 9 बजे 10 बजे 11 बजे तक सो जाएं और सुबह आप 4 बजे 5 बजे या 6 बजे तक उठ जाएं, ये आपकी इम्यूनिटी के लिए बढ़िया है। गर्मियों में आप 45 मिनट से 1 घंटे सवा घंटे तक सो सकते हैं, ऐसा आयुर्वेद कहता है ग्रीष्म ऋतु में, लेकिन बाकी किसी भी ऋतु में दिन में नहीं सोना है। और अगर आप दिन में ग्रीष्म ऋतु में भी बहुत ज़्यादा सो रहे हैं तो वो आपके शरीर को कमज़ोर कर रहा है, कहीं न कहीं आपकी कफज व्याधियों को उत्पन्न कर रहा है। तो आप ये ध्यान रखें। आप लॉकडाउन में आप सोचते हैं कि दिन में क्या करें, सो जाएं। ज़्यादा सोना कतई अच्छा नहीं है। आप साहित्य पढ़िए, आप अपने रुचि के कुछ और काम कीजिए जो आपके लिए बढ़िया हों। तो आहार के बाद निद्रा, और तीसरा आता है व्यायाम। आप अगर अच्छा व्यायाम कर रहे हैं तो आप खाने को भी आप पचा पाएंगे, आपके शरीर में वो आपका आहार सही प्रकार से पचने के बाद उसको जहाँ जिस चीज़ की जरूरत है उसको पूरा कर पाएगा। तो व्यायाम आप अपनी उम्र के अनुसार कर सकते हैं। आप यंग हैं, बच्चे हैं, दौड़ने का काम कर सकते हैं, लेकिन अभी लॉकडाउन की वजह से अगर बाहर नहीं जा रहे तो घर पे जो व्यायाम कर सकते हैं वो व्यायाम करें। यंग हैं, दंड पहलें, आप उठ बैठ लगाएं, आप जिस तरह के व्यायाम कर सकते हैं। उम्र के अनुसार आप 50 साल से ऊपर के हैं, आप प्राणायाम कीजिए, अनुलोम विलोम कीजिए। ये जो लंग्स को ठीक करने वाले व्यायाम हैं जैसे कि प्राणायाम, दौड़ना, इनमें भी लंग्स की एक्सरसाइज होती है, लेकिन प्राणायाम वगैरह जो ओल्ड एज में हैं उनके लिए प्राणायाम बहुत अच्छा है। ये लंग्स आपके ठीक रहेंगे तो आपको अगर कोरोना हो भी जाएगा तो इतनी दिक्कत नहीं आएगी, आपके लंग्स की कैपेसिटी अच्छी रहेगी। जैसा कि प्राणायाम के अलावा जैसे हमारी परंपरा में शंख बजाना है, तो शंख बजाने में भी हमारे लंग्स की अच्छी एक्सरसाइज होती है। आप शास्त्रीय संगीत के शौकीन हैं तो आप अच्छी लंबी राग गाते हैं तो उससे भी आपके लंग्स की अच्छी एक्सरसाइज होती है। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जो हमारे परंपरागत रूप से थी और हम अपनी रुचि के अनुसार उसका चयन कर सकते हैं जिससे हमारे लंग्स ठीक बने रहें। तो आहार, निद्रा और उसके बाद व्यायाम, इन चीज़ों को आप करें। और चौथी चीज़ जो आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण है वो है आपका मन का प्रसन्न रहना। अगर आप मन से प्रसन्न रहते हैं तो इम्यूनिटी आपकी बहुत अच्छी बनेगी, आपका खाना भी अच्छा पचेगा, आपको नींद भी अच्छी आएगी, आप किसी तनाव में नहीं रहते हैं, तनाव से मुक्त रहते हैं, प्रसन्न रहते हैं। प्रसन्न रहने के लिए आप साहित्य पढ़ सकते हैं, आप अपनी रुचि के अनुसार कुछ एक्टिविटी कर सकते हैं जिससे आपकी मन को प्रसन्नता मिले। तो ये चीज़ें अगर आप कर लेंगे और ये सावधानियां जो बताई गई हैं कोरोना से बचने की वो आप कर लेंगे तो कोरोना आपके पास आ ही नहीं सकता, और अगर आ भी जाता है तो ऐसे चला जाएगा जैसे सर्दी जुकाम आती है और चली जाती है। तो परिषद के भी सभी सदस्य जो बाहर जाते हैं, सेवा दायित्व कर रहे हैं, वो भी इन सब चीज़ों को अपना करके रखें। जो दायित्वधारी जो कोरोना पॉजिटिव लोगों के बीच काम कर रहे हैं उन्हें तो कुछ और ज़्यादा सावधानियों की ज़रूरत है। हो सके तो वो डबल मास्क का भी प्रयोग करें, दूरी बना के रखें, ज़्यादा देर तक कॉन्टैक्ट में ना आएँ। इतना ही। जय हिंद।